दो बहुत मज़ेदार बातें हैं दहेज के बारे में। पहला तो ये कि समाज का लगभग प्रत्येक वर्ग इसका समझिए कि भागीदारी है इसमें। इसमें उसकी भागीदारी है। और दूसरा, हम लोग मौका लगा तो ये भी चर्चा करेंगे, दहेज एक ऐसा उदाहरण है अपने तरह का अनूठा अनुपम, जिसने प्रमाणित किया कि कानून बनाने से परिस्थितियां नहीं बदलती। सही आपने कहा कि इस पर जो है सामाजिक चेतना की जरूरत बहुत ज्यादा है। इसीलिए चंदना सहाय जी, मैं आप पर आती हूँ। समाज क्यों सुषुप्त है इस मसले पर, क्यों नहीं जागता है समाज? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये सोचना होगा कि जब एक खास करके ये पुरुष प्रधान हमारा समाज है, और एक चीज़ और देखिएगा कि जब भी एक स्त्री माँ बनती है, अगर वो पुत्र को जन्म देती है तो उसको पुत्र रत्न कहते हैं, और उसको एक तरह से शुरुआत से ही बताया जाता है कि आपको पुत्र का ये हुआ है, पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, तो आपको इससे चीज़ें मिलेंगी, आपको प्राप्त होंगी। तो शुरू से अगर आपके अंदर ये सोच डाल दी जाती है, एक तो बेटा होने पर जो अलग से एक सम्मान मिलता है वो तो मिलता ही है, साथ साथ ये भी शुरू से ही उसके मन में होता है कि मेरा बेटा जब बड़ा होगा, उसकी शादी होगी, तो मुझे ये चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, तो ये जब आपके मन के अंदर शुरू से बैठा रहेगा, तो जब बच्चा बड़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आप चाहेंगे कि जब मैं शादी करने जाऊँ तो ये चीज़ें मिलें। बेटा अच्छा कर जाता है तो और इच्छाएं बड़ी हो जाती हैं। और जहाँ तक बेटियों का सवाल है, जो बेटियों के पिता हैं, उनको भी ये खास होता है कि मेरे अपने बेटी के लिए मैं अच्छे से अच्छा वर ढूंढूं, एक सरकारी नौकरी वाला ढूंढूं, ऐसा ढूंढूं वैसा ढूंढूं। तो जब आप अपनी बेटी को शिक्षित करके कहीं आप अच्छी जगह पे पहुंचाएंगे, जहाँ पे वो हिम्मत कर सकेगी कि अगर दहेज मांगा जा रहा है या ऐसी चीज़ें उसके पिता से मांगी जा रही हैं जिसको वो ना कर सके। तो सबसे पहले तो आप पूछ रही थी कि क्यों ऐसा होता है, क्यों अभी तक है प्रचलन में, क्योंकि लड़कियों को सशक्त कीजिएगा तो ये प्रथा अपने आप थोड़ी कम होगी। बहुत अच्छी बात आपने कही कि बेटियों को सशक्त बनाने की ज़रूरत है, और हमें ये समझना होगा कि बेटियां बोझ नहीं हैं। ये कॉन्सेप्ट समाज से हटना चाहिए और इसके कानूनी पहलू पर भी बात होनी चाहिए। पुरुषोत्तम जी, हमने देखा है कि बहुत ही मजबूत कानून है, और इसका कानूनी पहलू अगर वाकई में समाज तक पहुँचे और इसका उपयोग हो तो बहुत सारी चीज़ें रोकी जा सकती है, रोकी भी गई हैं। क्या कहता है हमारा कानून दहेज को लेकर? सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कानून बनाना एक बात है, बट उससे महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं कि समाज में जो गलत मानसिकता है उसे ख़त्म करना होगा। सही। कानून कई विषयों पे है, कई सारे चीज़ों, बट फिर भी जो घटनाएं वो घट रही है, और वो सब हम सबको पता है। अगर हम उदाहरण स्वरूप कहें, हम सबको पता है कि चोरी करना एक अपराध है, लेकिन चोरियाँ हो रही है। उसी तरह से दहेज लेना और देना, अगर आप देखेंगे कि इसके ऊपर जो कानून बना है, जो डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961 1961 में बना हुआ है, हम लोग 2026 में हैं, और आज भी इस तरह से घटनाएं घट रही हैं। और इसका एक प्रमाण हम अगर NCRB जो नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट है उसको अगर हम लोग देखें तो हम लोग पाएंगे कि इसका जो पैमाना है वो बढ़ा ही है, घटा नहीं है। और बिहार में भी इसकी घटनाएं जो हैं आए दिन घटते रह रही है। इनफैक्ट अगर हम लोग इस पूरे कानून को पढ़ें तो कई बार ऐसा पाया जाएगा, या अगर घटनाएं जो होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि माता पिता ही सामने से मांगे तभी इस कानून के अंतर्गत उनके ऊपर कार्रवाई हो सकता है, और रिश्तेदारों के माध्यम से भी इसका डिमांड रखें। अगर हम एक सरल भाषा में बोले तो जो गिफ्ट है, यानी उपहार जो है, उपहार आप किसी से स्वेच्छा से आप कहते हैं कि हमें, अगर कोई जैसे बर्थडे पार्टी में कुछ भी हुआ तो आपके यहाँ जो गेस्ट आ रहे हैं वो स्वेच्छा से देते हैं, ज़बरदस्ती करके नहीं लेते हैं। ये जो दहेज है वो आप ज़बरदस्ती करके किसी से कहते हैं कि आपको दीजिए। किसी से कहने का मतलब जो लड़की पक्ष है उनके माता पिता को, माता पिता अगर सक्षम है तो ठीक, नहीं तो वो लोन लेते हैं। उनके ऊपर जो फिनेंशियल जो उनके प्रेशर है वो भी बढ़ता है। अब उनको स्टेटस, सोशल स्टेटस मेंटेन करना है, तो इन सारी चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से भी प्रताड़ित होते हैं। और देखा जाएगा कि अगर कानून में अगर हम लोग और पढ़ेंगे, पुराना अगर जो IPC जो अब BNS हो गया, भारतीय साक्ष्य इसमें अधिनियम के अंतर्गत देखेंगे, इसमें हम लोग पाएंगे कि जो अगर किसी की मृत्यु शादी के 7 साल के अंदर होती है तो माना जाए कि वो कहीं ना कहीं दहेज लेने के या देने के इसमें प्रेशर उन पर क्रिएट किया गया था, और इस पे ही ये घटना घटी है। बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी हैं मेरे कानून से रिलेटेड, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं और उन पहलुओं को समझते हैं मगन देव जी कि
क्या वजह है, इसके पीछे के कारण को समझना चाहेंगे। दहेज क्यों इतना पनप रहा है और ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, इसकी वजह पर अगर हम गहराई से बातचीत कर पाएँ, आप क्या मानते हैं? देखिए, दहेज का जो इतना विकृत रूप सामने आ गया है, उसके लिए मेरी समझ से लड़का पक्ष से ज़्यादा कन्या पक्ष जो है से जिम्मेदार मानता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे कई उदाहरण हैं। एक उदाहरण मैं दूंगा, सिर्फ न नाम बताऊंगा न गांव बताऊंगा, लेकिन उस गांव के एक ज़मींदार साहब को 7 लड़कियां थीं और वो करीब 1000 बीघा ज़मीन के मालिक थे। वो अपने बड़ी लड़की की शादी के लिए गए, एक लड़का था इंजीनियर उसके पास, वो तय करके आए। उस ज़माने में 20,000 रुपया में कैश मांगा गया था, जो उस ज़माने में बहुत ज़्यादा था, जिस ज़माने की बात। उनके पटीदार जो मालूम हुआ कि वहाँ ये 20,000 में ठीक करके आए हैं, तो वो गए और बोले आपने अमुक बाबू के यहाँ शादी तय की है, 20,000 में हम आपको 25,000 और एक महिंद्रा एंड महिंद्रा का जीप देंगे। जब ये बात उन्होंने कहा, ये खबर आई कि आप तो हमको इतना ही दे रहे थे, लड़की वाले कहते हैं, लड़का वाले कि आप तो हमको इतना दे रहे थे, आप ही के पटीदार हैं जो हमको इतना ऑफर दे के गए हैं। तो ये सीधे कहे कि हम 51,000 देंगे 20,000 से। तब बताइए ये डाक कौन बोल रहा था? इसमें लड़का वाला दोषी है कि लड़की वाला दोषी है? एक बात। दूसरी बात कि हमारे समाज में कोई लड़की वाला जब तिलक चढ़ाने जाता है तो उसकी प्रदर्शनी लगाई जाती है और गांव समाज को निमंत्रित किया जाता है कि आइए आज हमारे बेटे का तिलक है, और वो देखते हैं क्या क्या दिया, तो वो आपस में कानाफूसी करते हैं, इससे ज़्यादा तो फलना का बेटा में दिया था, इनको तो कम दिया है, जबकि इनका बेटा इंजीनियर है, उसका बेटा तो शिक्षक था। तो ये हमारे समाज में ये कंपैरिजन करके लोगों के मन में ये भाव भरा जाता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, और मगर एक मैं क्रॉस शेर क्वेश्चन कर एक लूं शेर इसी कह इसी के मैं अंत कर दूंगा। नहीं, मैं आपसे ही क्रॉस क्वेश्चन करूंगी इसी पर। जैसे आपने कहा कि वो प्रदर्शनी लगती है, नुमाइश होती है, जो भी उपहार आप दे रहे हैं, जब उसकी नुमाइश तिलक में जो चढ़ाते हैं, तो एक सोशल स्टेटस लड़की का पिता भी कहता है कि देखिए मैं तो इतना अमीर हूँ, मैं देखिए कितना धनवान हूँ कि मैं अपनी पुत्री को ऐसे विदा करूँ। ये भी एक जो मानसिकता है, ये गलत मानसिकता है। और लड़का पक्ष में क्या होता है, वो क्यों उनका मन बढ़ता जाता है? तो माले मुफ्त दिले बेरहम, एक शेर है। जब मुफ्त में इतना मल रहा है तो उनका दिल तो बेरहम हो ही जाएगा। तो ये दोनों पक्ष जो है इसके लिए समान रूप से जिम्मेदार है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की सर। मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या कहेंगे आप? अच्छा, बहुत सारी बातें हैं जिसकी ओर अभी इशारा कर रहे थे। दहेज को कहीं ना कहीं सोशल स्टेटस से जोड़ दिया गया है। हम केवल लेबल चिपकाते जाते हैं। तो एक है सोशल स्टेटस कि उसको इतना मिला, हमको इतना मिला, मेरा लड़का उससे बेहतर है तो हमको इतना चाहिए। या लड़की वाला भी सोचता है कि हम बड़ा दहेज, बड़ी रकम देंगे दहेज में तो समाज में मेरी प्रतिष्ठा होगी, बड़े परिवार में मेरी बेटी जाएगी दहेज के बूते पर। तो मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज का ज़माना हो गया। लड़की की पढ़ाई लिखाई, उसके पैरों पर खड़ी हो, अपने लायक हो, काबिल हो, जिसको आजकल महिला सशक्तिकरण कहते हैं, नारी शक्ति को बढ़ावा दिया जाए, उस पर ध्यान जब नहीं था तब इसी तरह की चीज़ों से उसकी भरपाई की जाती थी। एक ये है। दूसरा इसी से जुड़ा दूसरा पक्ष है वर पक्ष वालों के लिए कि उनको लगता था कि दहेज नहीं मांगेंगे, ये बड़ा आम था, अभी भी है, तो लोगों को लगेगा कि जरूर लड़के में कुछ कमी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सही बात आपने कही कि नहीं मांगने तो से ये पूरे समाज में नजर दौड़ानी होगी। ये किसी एक पक्ष की बात नहीं है। ये बिल्कुल समझिए कि बिल्कुल जय मंगल देव जी, आप ठीक कह रहे हैं कि एक कारण नहीं है दहेज के पीछे, इस कुरीति के पीछे कई कारण हैं। उन कारणों पर हमें काम करना पड़ेगा। चंदना जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, जैसा कि लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि एक स्टेटस भी बना लिया हमने इसको, और हमने कहीं ना कहीं उम्मीद भी लगा ली कि हमें अपनी बेटी को अपने से बेहतर जगह भेजना है, तो हम फिर उसी के अनुसार पैसा खर्चा करेंगे। उसके अलावा क्यों ये दहेज इतना गहराई से जड़ बना चुका है अपने? देखिए, हमारे समाज का एक व्यवहार होता है और हमारे समाज में ये रूटेड है। अगर आप कहना चाहें, आपके घर कोई मेहमान भी आता है
तो आप उसको जब विदा करते हैं तो कुछ सामान के साथ, कपड़े के साथ, मिठाई के साथ खोइचा देते हैं, खोइचा देने का हमारा सिस्टम है, तो वो दे के विदा करते हैं। जब आप अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ दीजिएगा जो घर में इस्तेमाल करती, नए कपड़े, गहने, कुछ कुछ तो ज़रूर देते हैं लोग। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई है कि ये फोर्सफुली होने लगा है, और क्योंकि जैसा सब लोगों ने कहा स्टेटस सिंबल बन गया है। इसकी वजह जब ये स्टेटस सिंबल इसका टैग हट जाएगा तो ज़रूर सुधार आएगा उसमें। बहुत अच्छी बात की कि स्टेटस सिंबल हटना जरूरी जी, है। जी, बहुत जी। अच्छी बात कही। मैं पुरुषोत्तम जी अब आपसे सीधा सवाल लेती हूँ, अगर कोई व्यक्ति दहेज ले रहा है, दे रहा है, तो कानून क्या सजा देगा उसे? उसके लिए सबसे पहले तो आपको कंप्लेन करना पड़ेगा, और आप जो भी नियरेस्ट थाना वहाँ कर सकते हैं, या बिहार सरकार के अंतर्गत रूल्स बने हुए हैं वहाँ पे आपको जो इसके जो डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स हैं उनके माध्यम से भी आप कंप्लेन करेंगे, और कंप्लेन करने पे उसके ऊपर प्रक्रिया होगी और आपको लाना होगा उनके समक्ष जो साक्ष्य है कि हाँ उन्होंने लिया है या क्या आप प्रताड़ना सहे हैं। इसमें जैसा मैंने पहले भी कहा कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो लड़के हैं उनके माता पिता के साथ ही ट्रांजैक्शन होगा तभी माना जाएगा। अगर उनको किसी अपने रिलेटिव के माध्यम से भी किए हैं, या अगर वो कोई ऐसा एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं शादी से के वक्त कि मैं उन्हीं लड़की के साथ शादी करूँगा जो मुझे अमुक इतना धन देगा या गाड़ी देगा, जो भी इस तरह का कोई ऐसा एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं, वैसे एडवर्टीज़मेंट पे भी जो सख्त मनाही है, वो किसी भी रूप, चाहे डिजिटल मोड में करे या प्रिंट मोड में करे, किसी भी तरह से पैम्पलेट छाप के करे, किसी भी तरह से करे, अगर ऐसा करता है तो वो आपको जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 उसके अंतर्गत ये मनाही है। अगर आप कंप्लेन करेंगे तो उनको जो है जेल भी होगी और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जो बहुत अच्छी समुचित बात कार्रवाई। की। अगर दहेज को हमें रोकना है तो इसके खिलाफ हम शिकायत भी कर सकते हैं। हम एक कैसे समझेंगे कि भाई हमें शिकायत कहाँ जाकर करनी, कैसे करनी? मान लीजिए हम ही कोई मसला देखते हैं कि भाई यहाँ पर बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा तिलक चढ़ रहा है और ऐसा लग रहा है कि कुछ दबाव से हो रहा है, ऐसे में कहाँ जाकर शिकायत करें, कैसे शिकायत करें? हर जिले में जो मैंने इसे बताया कि डाउरी जो आपका प्रोहिबिशन ऑफिसर्स है उनके पास जाके आप लिखित में देंगे, उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करके देंगे, और उसके बाद फर्दर वो उसमें अपने हिसाब से उसमें जिस छानबीन करनी होगी करने के बाद जो है वो कार्रवाई किया जाता है, और इस तरह से होते हैं कार्रवाई, ऐसा दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, काफ़ी अच्छी चर्चा चल रही है और बहुत कुछ सुझाव भी निकलने चाहिए इस चर्चा से। एक चीज़ और मुझे जी। कहना है इसमें, मुझे कहना है कि जो फ्रिवलस केसेस हैं, जो झूठे केसेस हैं, उसमें भी गिरावट आनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जो जेन्युइन केस लेके जाता है, क्योंकि इतने ज़्यादा फ्रिवलस केसेस होने लगे हैं आजकल कि जो जेन्युइन प्रताड़ित लोग हैं उनसे नज़र हट के लोग सोचने लगे कि अच्छा, मतलब उसको सोचने लगे कि ये सच है या झूठ है। ये भी बहुत बड़ा अच्छी बात कही। इस पर भी मुझे लगता है कानून ये कहता है कि अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो उस पर भी सजा है। सजा उसके लिए तो आप अगर फर्दर अगर आप लोगों जो आईपीसी पहले से BNS अब हो गया उसमें है इसके ऊपर कि आप झूठा किसी पे केस करने हैं, लेकिन जहाँ तक बात है कि जो झूठे केस के बाद सिर्फ डाउरी में ही नहीं, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहाँ पे कि झूठे केस हो रहे हैं। अगर जो पहले 498 है जो 85 अब हो गया, अगर उसमें भी देखिए डोमेस्टिक वायलेंस की अगर हम बात करें, वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे रिवेंजफुल वे में हाँ, तो हो ऐसे रहा किसी भी झूठे केस में अब कानून आपको उसमें भी सजा देगा। वो तो कानून पहले से ही था। मेरा मैम का जो कंसर्न है वो सही कंसर्न है, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ दहेज में ही इस तरह का झूठा नहीं है, बहुत सारे ऐसे कानून है जो हिंदुस्तान में जहाँ पे इसका मिसयूज हो रहा है, मिसयूज नहीं हो, सही तो बात। वो हो रहा है, तो अब उसके लिए अलग से आप उसको कोर्ट के समक्ष लेकर आएंगे और कोर्ट आपको उस पर कार्रवाई कर रही है। एक और बात मुझे ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। मैं चूंकि चर्चा मुझे बस इसी मैं आप पर जी। आऊंगी चूंकि समय कम है और मुझे इसकी मर्यादा रखनी है। जयमंगल जी, चूंकि समय कम है, मैं आप सुझाव पर बात करना चाहूंगी। आप समाज को, माता पिता जो बेटी के हैं, जो लड़के के माता पिता हैं, उनको क्या सुझाव देंगे? क्योंकि ये बहुत पवित्र रिश्ता है विवाह, और इसमें दहेज कलंक ना बने, क्या सुझाव है? पहला तो ये है कि एक मानसिकता परिवर्तन के लिए बड़े पैमाने पर काम करना होगा, और सबको इसके लिए प्रयास करना होगा। खास करके लड़कियां जब सशक्त हो जाएंगी, अब सशक्त हो जाएंगी मतलब क्या, शिक्षित होंगी, अपने पैरों पर खड़ी होंगी, उनका जो आर्थिक ये स्टेटस है वो अगर इंडिपेंडेंट हो, तो ये दहेज की जो बात है, अब देखिए तब फिर किस बात की तुलना हो, किस बात की कमतरी या बेहतरी, ये सवाल ही बेमानी हो जाएगा। लड़की उतनी ही पढ़ी है, हो सकता है ज़्यादा पढ़ी हो,
ज़्यादा कमाती हो या उतना ही कमाती हो, अपने पैरों पर खड़ी हो, निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, तब फिर उसके बाद जब उसकी निर्भरता कम हो जाएगी अपने पुरुष साथी पर या अपने पति के परिवार पर, तब दहेज जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा निश्चित। बल्कि जहाँ भी कम हो रहा है, समाज का एक तबका है जो दहेज मांगता नहीं है लेकिन मिल जाए तो इनकार भी नहीं करता। एक दूसरा तबका है जो मांगता है जरूर और भरपूर, और एक तीसरा तबका है जो पहला हुआ कि मांगेगा नहीं, दूसरा है कि मांगेगा जरूर, और तीसरा जो है उसको चाहिए ही नहीं, वो इनकार ही कर देगा, वो कहेगा कि ना ना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। बहुत और सचमुच एंड द मीन इट, ऐसे लोगों की संख्या कम है लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगी, बढ़ेगी। बढ़नी चाहिए। आप क्या कहेंगे इस? मैं कहूँगा कि कन्या पक्ष को अपने समकक्ष स्टेटस के बर पक्ष के यहाँ जाना चाहिए। आप पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कीजिएगा तो ढेर सारा सामान आपको चाहिए पहाड़ चढ़ने के लिए, लेकिन आपकी स्टेटस वो नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा हाई फैमिली में हम अपनी बेटी को दे दें। उनकी संपत्ति को देख के आपके अंदर चमक दमक आकर्षित करता है, और जब वो मांगता है और आप दे नहीं सकते हैं तो गलत प्रॉमिस करते हैं, हाँ दे देंगे, शादी के बाद दे देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और बाद में जब वो नहीं दे पाते हैं तो दोनों के बीच में झगड़ा होता है। आप पहले ही तय कर लीजिए कि हम इससे अधिक नहीं दे सकते हैं। आप नहीं दे सकते हैं और वो नहीं मानते हैं तो वहाँ शादी मत कीजिए। लेकिन क्यों ज़बरदस्ती आप जाते हैं उतने बड़े फैमिली में? आपका जो हैसियत है अपने हैसियत में कीजिए। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमें लड़की पक्ष को जो है अब फैसला लेना पड़ेगा कि हमें अपनी बेटी कैसे परिवार में और देनी। बहुत बेटी के बाप ये थ्योरी बनाए हुए हैं कि अभी वादा कर लेते हैं बाद में नहीं देंगे तो क्या करेंगे। इसीलिए क्या शायद कहते हैं, हाँ सर, भेड़ बियाह मोर करब की, धिया छोड़ के लेब की। इसीलिए धिया माने बेटी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसी से शुरू हो जाता है झगड़ा। मगन जी तब वो करते हैं केस डाउरी का। मगन जी, इसी तरह के जो मसले हैं उनको रोकने के लिए बहुत अच्छी पहल भी हमारे समाज में देखने को मिलती है, जहाँ सामूहिक विवाह की बात होती है, 0 दहेज पर बात होती है, 1 रुपए दहेज पर लोग शादियां करते हैं। जयप्रकाश नारायण जी ने बहुत अच्छी पहल की थी एक वक्त पर, आज भी ऐसी कई पहल कई लोग कर रहे हैं। ये 74 आंदोलन के बीच में, चूँकि मैं भी उसका एक हिस्सा रहा हूँ, मैं MA का छात्र था, उसी समय बिहार आंदोलन शुरू हुआ था। उस वक्त जनेऊ तोड़ो, तिलक दहेज का बहिष्कार करो, ये नारा जयप्रकाश जी ने दिया था, और कुछ शादियां उनके नारे के आधार पर हुई भी ऐसी बिना तिलक दहेज का। बल्कि एक शादी ऐसी हुई जिसके रामनाथ गोयनका जी कन्यादान किए थे, हमको इसकी भी जानकारी है, और बिना तिलक दहेज का हुआ था। उस वक्त ये मूवमेंट चला, लेकिन धीरे धीरे शिथिल हो गया। फिर मूवमेंट की जरूरत और उन्हीं के चेला लोग जो आज सरकार में हैं और पहले भी थे 74-75 के बाद, उनके यहाँ खुद ये सब आडंबर शुरू हो गया। तो इस आडंबर को रोकने के लिए जयप्रकाश जी जैसे तो नहीं कह सकते, लेकिन उनके आदर्शों को मानने वाले लोगों को जरूर आगे आना चाहिए। उस तरह के लोग अब समाज में नहीं हैं। नाम तो लेंगे जयप्रकाश जी का, लेकिन काम करेंगे किसका वो हम नहीं अभी नाम लेंगे। चलिए, ये एक उम्मीद की किरण रहनी चाहिए, मेरा तो ऐसा ही मानना है। चंदना जी, मैं इस पर जरूर चाहूंगी, क्या सुझाव रहेंगे? दहेज को कैसे रोके और आपस में व्यवहार को बरकरार रखें? समाज में लोग आगे आए, सबसे पहली बात। दूसरा कि अगर फास्ट ट्रैक कर दिया जाए केसेस को, जैसे अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो कोशिश किया जाए कि उसको जल्दी से जल्दी निपटा दिया जाए। तो उससे क्या होता है, समाज में एक मैसेज जाएगा कि भाई ऐसा मतलब करने से ये सज़ा मिल सकती है। तो जब सज़ा का डर होगा तो लोग खुद ब खुद उससे थोड़ा सा दूर रहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, ये एक है। और दूसरा कि समाज में लोग और आगे आए, लोग अपने सोच को बदलें। व्यवहार के लिए लड़की जो है, आपके लिए जो कन्या आ रही है, वो आपके घर की, हमेशा से हम लोग मानते आए हैं कि लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी स्वरूप अगर मानेंगे तो निश्चित ही ये बंद होगा। बिल्कुल बंद होगा। लक्ष्मी मानने में एक और खतरा है, जब उसको लक्ष्मी समझ के आएंगे तो लक्ष्मी धन भी हो जाती है। नहीं, लड़की को ही वो लक्ष्मी माने, लड़की को ही लक्ष्मी माने, उसके साथ आने वाला व्यवहार नहीं। लक्ष्मी ही तो धन की देवी है। घर को संवारने वाली एक वो लक्ष्मी है जो घर को
पूरी तरीके से व्यवस्थित रखती है। बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं पुरुषोत्तम जी आपसे जानना चाहूँगी, कानून के कई पहलू हैं, कहाँ ज़रूरत है काम करने की कि ये दहेज प्रथा जो है ये अब रुक जाए? जैसा मैंने कहा कि कानून बहुत सालों से है और इस पे कार्रवाई भी होते रही है, लोग के ऊपर बहुत सारे लोग के पिनल एक्शन हुआ भी है। पर जैसे सारे लोग कह रहे हैं कि जो मानसिकता जो हमने भी पहले कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप कानून बनाएंगे, उसमें बदलाव आएंगे, नए कानून आप लेकर आ जाएं, इसको हटा दीजिए, कुछ और लेके आ जाएं, ये सब अपने जगह है। जब तक आप वो बदलाव अंदर से नहीं होगा, हम सब के अंदर से नहीं होगा, समाज में नहीं होगा, इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। और मुझे लगता है कि जहाँ तक जागरूकता की बात है, वो मुझे लग रहा है कि सरकार भी इसके ऊपर बहुत बड़े जोर शोर पे काम करते रही है। बट वो जो सबसे कहते हैं ना अंदर की आवाज़, वो हमको लगता है वो जलाने की ज़रूरत है और हम सब के अंदर वो आएगा, तभी कोई भी कानून जो है सार्थक होगा और तभी हम लोग जो चाह रहे हैं वो उस तरह का रिजल्ट हम लोग को मिल पाए। बहुत अच्छी बात आप लोग कह रहे हैं। चूँकि थोड़ा समय बचा हुआ है और ऐसे में संदेश लेना बहुत बेहतर रहेगा। सर, मैं आपसे चाहूँगी, जयमंगल देव जी, आप क्या संदेश देंगे? इतनी देर से संदेश ही तो दे रहे हैं हम लोग। चलिए, उम्मीद करते हैं कि समाज तक हमारा यह संदेश बहुत बेहतर तरीके से पहुंचे कि बेटियां बोझ नहीं हैं और बेटियां सशक्त होंगी, अपने पैरों पर खड़ी होंगी, तो कहीं ना कहीं वो समाज को, परिवार को इस कॉन्सेप्ट से निकाल पाएंगी और इस व्यवहार को बरकरार रख पाएंगी। चलिए, मैं आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है आपने कम समय में बहुत बेहतरीन चर्चा की, बहुत बेहतरीन मंथन किया और न सिर्फ वर पक्ष को बल्कि कन्या पक्ष को भी समझाने का प्रयास किया है कि स्टेटस से बचिए। बेटी को अच्छे घर भेजने से पहले बेटी को इतना मजबूत बनाइए कि वो अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियां खुद उठा सके। और उसके साथ ही साथ जब आप उसको कहीं भी विवाह करने के लिए विचार करें तो ये ज़रूर देखें कि घर और लड़का कैसा है, ना कि ये देखें कि उसका स्टेटस कैसा है। यानी गुण महत्वपूर्ण होते हैं धन से ज़्यादा। इस पर गौर करिएगा। समय चूँकि कम है तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। ज़रूर चाहूँगी कि आप जल्दी से हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, directordkpatna@gmail.com। अब चाहूँगी कि आप सभी जो है इस दहेज की कुरीति से अपने आप को मुक्त रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और एक अच्छे खुशहाल परिवार और समाज का निर्माण करने में अपना योगदान दें। नमस्कार।